नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आरा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके से शराब की बोतल बरामद की गई। आरा के शिवपुर मोहल्ले की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया जा रहा है जो मृतक है, और 9 से ज्यादा संगीन मामले इसके ऊपर पहले से दर्ज है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह घटना आरा के शिवपुर मोहल्ले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक के सिर और मुंह में करीब गोली मारी गई है और पुलिस को घटना स्थल से कई खोखे और शराब की बोतलें भी मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ लोग पार्टी कर रहे थे और उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। मरने वाला व्यक्ति जवाहर टोला निवासी जितेंद्र उर्फ कीबी है, जिस पर पहले से कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जितेंद्र कुमार और केवी की हत्या हो गई और हम लोग 10-15 मिनट में यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी क्राइम सीन में जितने भी सबूत थे सब इकट्ठा किया, आगे की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्या लग रहा है सर आपको? जैसे अंदर क्राइम सीन में देखा गया है कि पार्टी वार्टी कर रहे थे लोग, और उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या आता है फायर। गोपालगंज में बस पलटने से 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बस पर करीब 70 लोग सवार थे और दुर्गा पूजा का मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान NH 27 के पास अरार मोड़ पर बस पलट गए। घायल लोग बरौली के अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां बस पर 70 लोग सवार थे, उनमें कई लोग जख्मी हो गए। सड़क दुर्घटना में ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल ये सभी लोग मेला देखकर लौट रहे थे और इसी दौरान NH 27 के पास बस पलट गई। हम लोग वहीं पे अरार मोड़ के पास मेरा घर है और वहीं पे हम लोग थे। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु थे उस बस में, और बस जैसे पलटा हम लोग वहाँ से पिकअप करके उन लोग को ऑटो से यहाँ पे सदर अस्पताल में लाए और यहाँ पे इलाज चल रहा है बढ़िया से। ओवरलोड से क्या हुआ? नहीं, उतना ओवरलोड नहीं था, बल्कि मेला है तो भीड़ तो चलवे करेगा उसमें। और देखिए, समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी है। दरवाजे के पास अपराधियों ने गोली मार दी। बागपुर गांव में किसान की ये निर्मम हत्या की गई। मृतक का नाम लाल बाबू यादव बताया जा रहा है और मौके से कई खोखे बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने किसान की हत्या कर दी है। दरवाजे के पास खड़े किसान को गोली मार दी गई। और अगली बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां चकिया में प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। घायल युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित की मां ने लड़की के परिजनों पर पिटाई का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता दें, जहां पर हड़ताल पर आज बिहार के डॉक्टर चले गए हैं। आज सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा है। 11 सूत्री मांग को लेकर ये सभी डॉक्टर्स आज हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी अस्पतालों में OPD भी आज बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सभी डॉक्टर्स यानी कि स्वास्थ्यकर्मी आज अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी अस्पतालों में OPD की सुविधा भी आज नदारद रहेगी। ये सभी सुविधाओं को ठप कर दिया गया है। दरअसल बायोमेट्रिक अटेंडेंस की शुरुआत की जा रही थी और इसी का विरोध डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। और इसके अलावा 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर आज सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। वहीं गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक को चाकू मारा गया है। बीड़ी नहीं देने पर चाकू मारने का आरोप है। आरोपी की पीट-पीट हत्या कर दी गई। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी था। मीरगंज के मटिहानी नैन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीड़ी नहीं देने पर चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी जाती है।
और मुंगेर से ये बड़ी खबर, जहां अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत हो गई है, 12 से अधिक लोग जख्मी हो गए। घायलों का इलाज के लिए सदर अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया है। घटना बुधवार देर रात की है। पहला हादसा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पास NH 80 के समीप भगत चौकी के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने जुगाड़ गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी पर सवार एक की मौत हो गई और अन्य लोग जख्मी हो गए। दूसरी घटना जमालपुर की है, जहां ऑटो पलटने से 3 लोग जख्मी हो गए। घायल लोग दशहरा मेला देखने के बाद वापस लौट रहे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंगेर से, जहां 12 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। जुगाड़ गाड़ी से बोलेरो टकरा गई थी और इसके बाद ये सड़क दुर्घटना में सभी लोग जख्मी हो गए। ऑटो भी पलट गई और ऑटो के पलटने से भी 3 लोग जख्मी पाए गए हैं। और देखिए, 9 दिनों की पूजा के बाद अब आज माता का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन विसर्जन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी शर्मसार करने वाली है। माता की पूजा करने के बाद फूहर डांस, बार बालाएं ठुमके लगा रही है और लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। पूजा में ये कैसा जश्न है, ये तस्वीर बेटा की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, फुहरता की सारी सीमा को पार करते हुए लोग वहां पर मौजूद हैं और झूमते गाते नजर आ रहे हैं। पिछले 9 दिनों से माता की पूरी श्रद्धा के साथ लोग पूजा आराधना कर रहे थे और जब बात विसर्जन की आई, जब माता को विदाई देने की बात आई, तो आखिर इस फुहरता का क्या काम, इस अश्लीलता का क्या काम। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब बात प्रशांत किशोर के बड़े खुलासे की। जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने वो राज खोल दिया जो अब तक किसी को पता ही नहीं था। पीके के खुलासे से सियासी बवाल मचना तय है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जनसुराज यात्रा पर है। 2 अक्टूबर से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पदयात्रा पश्चिमी चंपारण के जमुनिया पहुंची, जहां प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और अपनी मुलाकात का हर वो राज खोला जो अब तक रहस्य बना हुआ था। 10-15 दिन पहले भी मीडिया में खबर आई रहे, नीतीश जी बोले थे अपना घर है। भैया, आप तो हमारे उत्तराधिकारी हैं, काहे नहीं सब कर रहे हैं, आइए हमारे पार्टी में नेता बन जाइए। उनका बात सुने। बहुत लोग हमको गाली लिख के भेजा, भैया काहे जा रहे उससे मिलने। इसलिए मिलने गए कि मिलकर उनको बताया कि कितना भी बड़ा प्रलोभन दीजिएगा, जनता से एक बार वादा जो कर दिए हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। सटीक राजनीति से सत्ता की गारंटी दिलाने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब खुले तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और बयानों से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। हमको समझ रहा है क्या कि धकिया देंगे, हम धकियाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया आदमी का नाक में दम कर देंगे। ये अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया तो दिल्ली आए मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया, अब बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है अभी। दरअसल जनसुराज यात्रा शुरू होने से पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार और पीके की जोड़ी देखने को मिलेगी, लेकिन सभी अटकलों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि पीके का लक्ष्य बड़ा है और लड़ाई लंबी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत भी गर्म है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने प्रशांत किशोर पर तंज कसा है।
आदरणीय प्रशांत किशोर जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये लोग जनता को भरमाने के लिए ये अपना जो है आडंबर फैलाए हुए हैं। वो इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा पूरे बिहार में घूम घूम करके जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं सियासी कलाकार हैं, ये कुर्सी के लिए बेचैनी है और आपस में कुर्सी के लिए ही ये दोनों कलाकारी कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उलट कभी पलट। प्रशांत किशोर जी की पहचान एक प्रोफेशनल, एक बिजनेसमैन के रूप में है, जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है, विभिन्न दलों के लिए काम किया है, पैसा कमाया है। राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब पदयात्रा पर निकले हैं तो पूरे बिहार में घूमकर नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखिए। और नीतीश कुमार जी आपको क्यों भला अपना उत्तराधिकारी बनाने लगे? आप में क्षमता ही क्या है? आप तो याचना करने गए थे, याचना स्वीकार नहीं हुई तो अनाप शनाप बयान देने लगे। खैर, आपकी बातों पर भरोसा कौन करेगा? आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा ही कौन है? देखिए, जिस तरह से आमजनों ने प्रशांत किशोर को नकार दिया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनके उद्देश्य को समझ रही है। उनका उद्देश्य है बिहार में कहीं ना कहीं जो परसेप्शन की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो बेरोजगार हो चुकी है, उसके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा चाहे जितना भी प्रयास कर लिया जाए वो सफल नहीं होगा। और इसी बीच बगहा से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां बाघ ने एक और शिकार बना लिया है। घर में सो रही लड़की को सिंगाही के मुंहस्टोली पहुंचा ये बाघ और बार बार लोकेशन बदलकर ये बाघ अपना शिकार कर रहा है। 400 लोगों की टीम लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि जल्द से जल्द इस आदमखोर को पकड़ा जा सके, लेकिन अब तक ये सारी कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। बाघ के आतंक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां 400 से भी ज्यादा लोगों की टीम लगातार इस काम में जुटी हुई है कि इस बाघ को बाहर निकाला जा सके, लेकिन अब तक ये कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुन्ना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये जो लड़की जिसका एक बार फिर से शिकार किया गया बाघ के द्वारा, ये कितने वर्ष की थी, कहां थी, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? रामनगर के सिंगाही गांव की घटना है। लड़की घर में सो रही थी, अचानक वहां बाघ पहुंचता है और बाघ घर में सो रही बच्ची को अपना शिकार बना लेता है। वहाँ मुस्टोली एक छोटा सा मोहल्ला है और वहाँ घर में सो रही है रमाकांत माझी की बेटी बताई जा रही है और इसकी उम्र करीब 12 वर्ष बताई जा रही है। तो सबसे बड़ा चीज है कि अब तक बाघ ने जो भी हमला किया है, अब तक बाघ ने 5 लोगों को हमला कर दिया था और ये 6ठा हमला है। तो अब तक बाघ जंगल के किनारे खेतों में अपना शिकार बना रहा था, लेकिन ये पहली वारदात है जब ये किसी गांव में घुसता है और गांव में घुसकर घर में घुसता है, घर में घुसकर घर में सो रही एक बच्ची को शिकार बनाता है। तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। हालांकि पिछले 24 दिनों की हम बात करें तो 24 दिनों से 400 वनकर्मियों की विभिन्न टीमें उस बाघ को रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। हैदराबाद से लेकर तमाम देश के ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको बुलाया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में उस बाघ के रेस्क्यू के लिए। आला अधिकारियों के नेतृत्व में 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में वन कर्मियों को चकमा देकर या दूसरे गांव पहुंचता है और गांव में घुसने के बाद इस तरह की घटना की वारदात देता है और बाघ एक गांव में घुसता है, घर में घुस जाता है। तो निश्चित तौर पर इलाके में दहशत का माहौल है कि जब गांव में से बाहर लोग शहर में जाना बंद कर दिए थे, अब गांव छोड़कर जाना संभव नहीं है। ऐसे में बाघ ने जो अगला टारगेट किया है, निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बगहा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर में सोई एक 12 वर्षीय बच्ची को इस आदमखोर ने एक बार फिर अपना शिकार बना लिया है। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से रेस्क्यू करने की कोशिश इसे की जा रही है, लेकिन अब तक तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही है। और देखिए, बिहार में नगर निकाय चुनाव पर रोक के बाद अब सियासी राज शुरू हो चुकी है। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। निकाय चुनाव को स्थगित करने की नौबत क्यों आई, इसे लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है।
वेटिंग से 6 दिन पहले निकाय चुनाव पर रोक। अब सुप्रीम लड़ाई लड़ेगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। यह सुविचारित निर्णय है सरकार का, क्योंकि जैसा निर्णय आया है कि जो अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें हैं उसको अनारक्षित बना के चुनाव कराए जाए, ये तो बिल्कुल अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर आरक्षण के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। आदेश से साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार गैर कानूनी रूप से काम करती है। उनकी सोच में कभी पिछड़ों और विशेष रूप से अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ इन चुनाव में देने का नहीं था। इस बार नीतीश कुमार जी के मन में शुरू से बेईमानी थी और इसीलिए हमारे बार बार अनुरोध करने के बाद भी नगर निकाय में यह अधिकार जो प्रतिनिधि थे उनको नहीं सौंपा गया। ये सरकार बिना जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जब चल रहा था गंभीरता से लेनी चाहिए थी, और इसको जब तक अस्थायी निदान और निर्देश का पालन नहीं होता है नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में ये गड़बड़ी हुआ है। और दरअसल मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को कहा गया था कि मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। बीजेपी चुनाव टलने के बाद सीधे तौर पर बिहार सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रही, वहीं जेडीयू ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आयोग बना के आयोग बनाइए, और इसलिए आयोग नहीं बनाने के कारण ये बात हुई। अब बुद्धि कहीं बाजार में उधार मिलता है कि बिकता है कि उनको दे दिया जाए। अरे आयोग बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के मामले में। एनालिसिस करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, उससे बिहार के एक्ट का कोई लेना देना नहीं। बिहार का एक्ट तो 2006 और 2007 का। जो पेटिशनर है इस केस का, जरा आप लोग अपने स्रोत से भी पता कीजिएगा कि कौन पेटिशनर है, किसके पेटिशन के कारण कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया। आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या लिंक है उससे। आज रुका है रिजर्वेशन, इसके लिए सबसे ज्यादा सेलिब्रेट कौन कर रहा है? आप बीजेपी नेताओं के घर में व्यक्तिगत रूप से जाइए तो पता चल जाएगा कि आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है इस बात को लेकर। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हालचाल जाना है। लालू प्रसाद और उनके बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मेदांता अस्पताल जाकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। मुलाकात के बाद लालू यादव ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव की तबियत में अब पहले से सुधार हो रहा है। ये सुधार हो रहा है नेताजी के जी, और हम लोग आए और पूरा ईश्वर से प्रार्थना की गई जल्दी निरोग हो जाए। और देखिए, राजधानी पटना में रावण दहन से पहले उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब तेज हवा की वजह से गांधी मैदान में रावण का पुतला ही गिर गया। आनन फानन में पुतले को क्रेन से उठाया गया और फिर रावण दहन कार्यक्रम हो सका।
रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी थी। नीतीश कुमार और सरकार के कई मंत्री मंच पर पहुंच चुके थे। रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला सीना ताने खड़ा था। देख लीजिए, गांधी मैदान में खड़े इन 3 महाबलियों को 70 फीट का रावण, 65 फीट का कुंभकर्ण और 60 फीट का मेघनाद। राम अपने भाइयों के साथ रथ पर सवार होकर निकल चुके थे, तभी रावण धड़ाम से नीचे गिरा। देखिए कैसे बस 2 सेकंड में रावण धड़ाम से धरती पर गिर गया। रावण का पुतला गिरते ही गांधी मैदान में अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए। आयोजकों के चेहरे लटक गए। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि 70 फीट का रावण खड़ा कैसे होगा। गिरने के क्रम में कहीं रावण के पुतले टूट तो नहीं गए? अगर टूट गया तो रावण का पुतला कैसा दिखेगा? मंच पर मुख्यमंत्री समेत तमाम अतिथि टकटकी लगाकर देख रहे थे। रावण को उठाने के लिए क्रेन लाया गया। मैदान में मौजूद हर चेहरे पर एक ही सवाल, क्या रावण उठ पाएगा? अगर नहीं उठेगा तो क्या होगा? फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे पुतला को दहन करेंगे? क्रेन और करीब आ चुका था। अब रावण को उठाने की तैयारी शुरू हुई। देखते ही देखते रावण एक बार फिर खड़ा हो गया। सांसद में लटके हुए चेहरों पर रौनक वापस लौट आई। अब हर जगह निश्चिंतता का भाव था कि नीतीश कुमार अहंकार के प्रतीक रावण का संहार कर ही देंगे। देखते ही देखते रावण का पुतला धू धू कर जल गया। जब ये पुतला जल रहा था उस वक्त जरूर आयोजकों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आखिर रावण का पुतला गिरा क्यों, क्योंकि ऐसा ही 2019 में भी हुआ था जब रावण गांधी मैदान में धराशायी हो गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।